हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एमएससी फाइनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेमेस्टर थर्ड का जो प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी है उस पेपर की हम शुरुआत कर रहे हैं। उसमें जो पहले यूनिट है उसमें ही हम बात करते हैं सीड एंड सीड जर्मिनेशन। इसके अंदर हम आज तो बात करेंगे कि सीड जर्मिनेशन क्या है, किस टाइप से होता है, कौन कौन से फैक्टर इसमें ज़रूरी है। लेकिन सिस्टमेटिकली फिर हम इसमें मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे कौन कौन से मेटाबॉलिक चेंजेज होते हैं सिस्टमेटिकली उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, ये जो सीड आपको दिखाई दे रहे हैं दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। यहाँ आप देख रहे हैं व्हीट ग्रेन्स हैं, यहाँ आप राइस, मेज़, ये सारे मोनोकॉट सीड्स हैं। आप देख रहे हैं पी, पल्सेस, ये सब डाइकॉट सीड्स होते हैं। इनमें 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं और मोनोकॉट में 1 कोटिलेडॉन्स होते हैं। क्योंकि जब सीड जर्मिनेट होता है तो जो फर्स्ट लीफ आती है, अगर वो 2 हैं तो डाइकॉट है, यानी उन्हें बोलते हैं हम कॉटिलेडनरी लीव्स। और अगर एक लीफ बाहर आएगी, कभी आपने देखा होगा कि जैसे राइस और व्हीट ग्रो करता है तो केवल एक ही लीफ बाहर आती है, उन्हें कहते हैं हम मोनोकॉट। और जहाँ 2 लीफ एक साथ बाहर आएंगी, डाइकॉट। इज इट क्लियर? देखिए, ये है एक टिपिकल सीड। क्या है इस सीड के अंदर आप देखिएगा। सीड में सबसे बाहर सीड कॉट है। इस सीड कॉट के अंदर कॉटिलेडॉन्स होंगे। अगर मोनोकॉट होगा तो 1 कॉटिलेडॉन होगा, और अगर डाइकॉट होगा तो 2 कॉटिलेडॉन्स होंगे। और इस सीड के अंदर होता है एक टाइनी एम्ब्रियो एक्सिस। इस एक्सिस को आपको देखना है। इस एक्सिस में टिप पे आप देखें, ऊपर वाले पार्ट में तो हैं, नीचे आप देख रहे हैं रेडिकल, और ऊपर ये है प्लूम्यूल। इज इट क्लियर? प्लूम्यूल जर्मिनेट करेगा तो बनाएगा शूट, और अगर रेडिकल जर्मिनेट करेगा तो बनाएगा रूट। और सीड कॉट को हम क्या कह रहे हैं? टेस्टा। इज इट क्लियर? तो मेन है एक सीड के अंदर एम्ब्रियो। अगर वो एंडोस्पर्मिक सीड है तो एंडोस्पर्म से कवर होगा, और अगर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है तो कॉटिलेडन्स के बीच में एम्ब्रियो एक्सिस होगा, जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। प्लूम्यूल के प्रोटेक्शन के लिए आप सभी जानते हैं कॉलियोप्टाइल होता है। रेडिकल के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ कॉलियोराइजा होता है। इज इट क्लियर? देन आप देख रहे हैं ये डिफरेंट स्टेजेस जो हैं सीड की, सीड डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। ये देखिए, हमने एक सीड को सोन किया है। सबसे पहले स्प्राउट हुआ है। स्प्राउट होने के बाद इसके टिप से ये प्राइमरी रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं। प्राइमरी रूट्स आप देख रहे हैं, सारी प्राइमरी रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ हाइपोकोटाइल, यानी कि रेडिकल के जस्ट ऊपर का जो एम्ब्रियो एक्सिस का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। ये तेज़ी से ग्रो करता है तो पूरा सीड ही बाहर चला जाता है। आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप। जब हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा, सीड पूरा बाहर निकल जाएगा, तो उसे कहेंगे हम एपिगियल टाइप जर्मिनेशन। ठीक है, हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। ये देखिएगा, धीरे धीरे ये कॉटिलेडनरी लीफ इसके अंदर ओरिजिनेट हो रही हैं, और फिर फाइनली कॉटिलेडनरी लीफ बन गई और एक सीडलिंग एस्टेब्लिश हो गई है। इज़ इट क्लियर? यहाँ आप क्लियर कट देख सकते हैं कि एक सीडलिंग एस्टेब्लिश हो गई है। अब आप देखिएगा सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली बात तो सीड जर्मिनेशन होता क्या है। अगर किसी सीड को सारे ये नेसेसरी फैक्टर्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं तो सीड जर्मिनेट करता है, स्प्राउटिंग करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन। और अगर सारे फैक्टर अवेलेबल है तब भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, स्प्राउटिंग नहीं आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं डॉर्मेंसी, यानी सीड डॉर्मेंसी। इफ़ ऑल द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर present, then seed unable to germinate, that is known as dormancy. And or seed germination, if all the essential factors are available and seed show sprouting, is called germination. इज इट क्लियर? अब ये फैक्टर कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल फैक्टर में वाटर ज़रूरी होगा, टेम्परेचर ज़रूरी होगा, ऑक्सीजन या एरिएशन ज़रूरी होगा, लाइट और डार्कनेस। कुछ सर्टेन सीड ऐसे होते हैं जो लाइट में जर्मिनेट करते हैं,
जैसे पोर्टिलियोका, और कुछ ऐसे होते हैं जो डार्क में जर्मिनेट करते हैं। अगर इंटरनल फैक्टर की हम बात करें, इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होंगे? सीड वायबिलिटी, इसमें विटालिटी भी आप बोल सकते हैं और वायबिलिटी भी बोल सकते हैं। एक सीड सर्टेन टाइम तक ही वायबल होता है, और अगर वो लंबे समय तक रखा हुआ है तो उसका एम्ब्रियो डैमेज हो जाता है, इंसेक्ट्स के द्वारा उसको डैमेज कर दिया जाता है, तो वो वायबल नहीं रहता है। एक पर्टिकुलर पीरियड ही उनकी वायबिलिटी होती है। अगर उस पीरियड के बाद हम उसको ग्रो करेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। इज़ इट क्लियर? देन जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो सर्टेन मेटाबोलाइट्स बनाते हैं और वो जर्मिनेट, मेटाबोलाइट ऐसे बन जाते हैं और सीड है जो जर्मिनेट करना बंद कर देता है। सीड मैचुरेशन, अगर हम इमैच्योर फॉर्म में सीड को ले आए हैं जिससे कि एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है तो वो सीड भी फेल हो जाएगा जर्मिनेट होने में। दैन सीड डॉर्मेंसी, बहुत सारे डॉर्मेंसी फैक्टर हैं जैसे एब्सिजिक एसिड है, काउरीन है, ये अगर सीड में है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। ऑफन दिस डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल सीड वेराइटी, ऐसा नहीं है ये सभी चीज़ें सभी सीड्स के लिए फॉलो करती है। अब किसी में हो सकता है कि डॉर्मेंसी फैक्टर हो, किसी में ना हो, किसी का सीड कॉट हार्ड हो और कोई लाइट में जर्मिनेट करता हो, ठीक है, कोई डार्कनेस में जर्मिनेट करता हो, तो सभी के लिए ये कॉमन फैक्टर काम नहीं करते हैं। इंडिविजुअल सीड वैरायटी एंड क्लोजली लिंक टू द इकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द प्लांट्स और नेचुरल हैबिटेट्स। इकोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि आपने ऐसी इकोलॉजिकल एडवर्स कंडीशन में ग्रो कर रहा है कि उसका सीड तो डेवलप हो गया बट उसमें एम्ब्रियो इमैच्योर है, तो वो सीड वायबल नहीं होगा और जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इज़ इट क्लियर? तो अब हम एक एक फैक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे वाटर, आपको पता है कि सीड को जब हम स्टोर हाउस में स्टोर करते हैं हमारे गोदामों में, तो उसे पूरी तरह ड्राई करके क्यों करते हैं? ड्राई इसलिए करते हैं कि उसका सारा का सारा मॉइस्चर है जो रिमूव हो जाए। सारा नहीं, 10 से 15% मॉइस्चर तो उसमें रहेगा ही। अगर सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो सीड है जो उसका एम्ब्रियो डेड हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सीड यूजुअली मेच्योर इन फॉल, आपको पता है कि मेच्योर हो जाता है तो ही सीड फॉल होता है। टू जर्मिनेट सीड मस्ट टू टेक इन वाटर, अब जब जर्मिनेट कराना होता है तो हम वाटर उसमें ऐड करते हैं। जैसे ही सीड में वाटर आता है तो उसके अंदर जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वहाँ पर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है और सीड के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने लग जाती है और सीड है जो जर्मिनेशन शो करने लगता है। तो सबसे पहला स्टेप ही सीड जर्मिनेशन का क्या होगा? अपटेक ऑफ वाटर बाय सीड इज़ कॉल्ड इम्बिबिशन, यानी कि पहला देखिए वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो सीड कॉट पानी को अपनी सरफेस पे इम्बाइब करेगा। अब आप जानते हैं इम्बिबिशन क्या होता है? इम्बिबिशन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस अपनी सरफेस पे वाटर को बाइंड करे और अगर सॉल्यूशन बना ले फिर एब्जॉर्ब करे, उसको तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और अगर केवल एडहर करे, सरफेस पे चिपकाए पानी को, उसको हम कहते हैं इम्बिबिशन। तो सीड जर्मिनेशन का पहला स्टेप ही क्या होता है? इम्बिबिशन। इम्बिबिशन जैसे ही होगा तो सीड स्वेल अप करेगा एंड सीड कॉट उसका ब्रेक हो जाएगा। इज इट क्लियर? देन सेकंड फैक्टर है ऑक्सीजन और एरिएशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ही वाटर आएगा उसके अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, वाटर आएगा तो ऑक्सीजन यानी कि रेस्पिरेशन बढ़ेगा। सबसे पहला काम होगा रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा, एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म, जिसके बारे में हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो डिटेल में हम बात करेंगे। तो ऑक्सीजन से एनर्जी क्रिएट होगी, एनर्जी से सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। रेस्पिरेशन रेट मैंने बताया आपको इंक्रीज़ होगी, उसके लिए ज़रूरी होगा। जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ मोस्ट ऑफ सीड विल बी रिटार्ड, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो आप देखिएगा एनारोबिक कंडीशन कर देंगे तो सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत तेज़ी से गिर जाएगा। आगे आप रिसर्च करेंगे तो आप देखिएगा जब भी सीड जर्मिनेट करेंगे और एनारोबिक कंडीशन आप क्रिएट कर देंगे तो सीड का जर्मिनेशन कम होने लग जाएगा। सीड बीड्स दैट आर ओवर वाटर्ड, अब एक बात और देखिएगा, अगर आप पूरी तरह से पानी में उन्हें डुबा देंगे, सबमर्ज कर देंगे,
या पुअरली ड्रेन करेंगे, पानी कम देंगे उनको, तो क्या होगा, उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेगा। पानी में डूबे रहेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो ब्लॉक हो जाएगी। अब पानी होते हुए भी एटीपी जर्मिनेट नहीं होगा, रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगा और सीड है जो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? दैन टेम्परेचर। अब आपको पता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म। आप मुझे बताइए, जब बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है तो भी मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो अभी रेस्पिरेशन के जो एंजाइम है वो डिग्रेड हो जाते हैं और वो भी बंद हो जाता है। तो फिर क्या किया जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिएगा। इज इट क्लियर? हेल्प प्रिवेंट सीड फ्रॉम स्प्राउटिंग एज सून एज दे मैच्योर। मोस्ट कॉमन एनुअल वेजिटेबल है ऑप्टिमम जर्मिनेशन टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 75 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 24 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर में सारे एंजाइम प्रॉपरली काम करते हैं और जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। इज इट क्लियर? अब लाइट, जो नेक्स्ट फैक्टर है लाइट, लाइट कैसे अफेक्ट करेगा देखिएगा। जनरली सीड रिक्वायर डार्कनेस टू जर्मिनेट बट समटाइम इट रिक्वायर्ड लाइट। देखिएगा, आपने जब भी देखा होगा सीड को हम मिट्टी में दबा देते हैं जिससे कि उसमें डार्कनेस और एक हीट भी जर्मिनेट, एक हीट भी डेवलप होती है। अब कुछ सीड ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक लाइट में ही होते हैं, उन सीड्स को हम क्या कहते हैं, फोटोब्लास्टिक सीड्स। Seeds respond to light for germinate, named as three category of photoblastic seeds. पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, भाई लाइट ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, उसके बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स जैसे लेट्यूस, टोबैको, मिस्टल ट्यू एट्सेट्रा रिक्वायर एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि इनको अगर जर्मिनेट होना है तो स्पेसिफिक सनलाइट में एक्सपोज करना पड़ेगा। नेगेटिव फोटोब्लास्टिक ऑनियन है, लिली है, एमरेंथस है, नाइजेला है, डू नॉट रिक्वायर एक्सपोज टू सनलाइट। इनको सनलाइट में एक्सपोज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? इनको सनलाइट नहीं मिलेगा तो ही ये जर्मिनेट होंगे। और एक नॉन फोटोब्लास्टिक क्या होते हैं, नॉन एक्सपोजर ऑफ लाइट, यानी कि देखिए नेगेटिव फोटोब्लास्टिक में तो अगर आपने एक्सपोज नहीं करना है इन्हें तो सनलाइट में, तब ये जर्मिनेट होंगे। और नॉन फोटोब्लास्टिक का मतलब होता है इन पे लाइट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, लाइट है तो भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है और लाइट नहीं है तो भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये है लाइट फैक्टर। देन टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सीड कितने टाइप से जर्मिनेट करता है। तो यहाँ 3 तरह से सीड जर्मिनेट करेंगे, एपिगियल सीड जर्मिनेशन, हाइपोगियल सीड जर्मिनेशन और विविपेरस सीड जर्मिनेशन। एक एक के बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए, एपिगियल सीड जर्मिनेशन क्या है। एपिगियल सीड जर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एपिगियल सीड जर्मिनेशन में क्या है, मैंने अभी आपको जब सीड का हम स्ट्रक्चर बता रहे थे उसमें आपको बताया था कि प्लूम्यूल और रेडिकल, रेडिकल के जस्ट ऊपर का पार्ट होता है हाइपोकोटाइल और प्लूम्यूल के जस्ट नीचे का पार्ट होता है एपिकोटाइल। इन दोनों को आपको ध्यान देना है। हाइपोकोटाइल जो रेडिकल के जस्ट ऊपर है, एपिकोटाइल जो प्लूम्यूल के जस्ट नीचे है। अगर हाइपोकोटाइल फास्ट ग्रो करेगा, कौन फास्ट ग्रो करेगा, हाइपोकोटाइल, तो पूरा का पूरा सीड मिट्टी से बाहर आ जाएगा, यानी दोनों कॉटिलेडॉन्स बाहर आ जाएंगे। कभी आपने देखा हो टैमरिंड, इमली के सीड को, तो दोनों कॉटिलेडॉन बाहर आ जाते हैं। दोनों कॉटिलेडॉन्स अगर बाहर आ जाएंगे तो आप देखेंगे ये कॉटिलेडॉन्स हैं जो बाहर आ गए हैं। तो इस तरह के सीड जर्मिनेशन को आप क्या कहेंगे, एपिगियल। एपिगियल सीड जर्मिनेशन में केवल किसकी फास्ट ग्रोथ होती है, हाइपोकोटाइल की। इज़ इट क्लियर? अगर हाइपोकोटाइल फास्टली ग्रो करता है और कॉटिलेडॉन्स हैं जो सीड के साथ बाहर आ जाता है तो आप उसको कहेंगे एपिगियल सीड जर्मिनेशन। इज़ इट क्लियर? देन नेक्स्ट है आपका हाइपोगियल।
ये है हाइपोगियल सीड जर्मिनेशन। इसमें आप देखिएगा, इसमें क्या होगा, एपिकोटाइल फास्ट ग्रो करेगा और कॉटिलेडॉन्स यानी पूरा सीड है वो अंदर रहेगा। सीड पूरा बाहर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कॉटिलेडॉन अंदर है और केवल सूट के जो कॉटिलेडोनल लीव्स हैं वो डायरेक्ट एपिकोटाइल के ग्रोथ से बाहर आ गई है। तो यहाँ केवल आपको बताना है, इन हाइपोगियल जर्मिनेशन ओनली एपिकोटाइल grow fastly as compared to hypocotyle. So cotyledons remain inside the soil and only cotyledonary leaves emerge out from the soil. Is it clear? Then third one, viviparous seed germination. आपने बहुत पढ़ा होगा इसको पहले से ही। विविपेरस जर्मिनेशन में क्या, पहली बात तो विविपेरी क्या होती है? विविपेरी का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोड्यूस यंग वंस। तो एनिमल्स में तो हम डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, लेकिन कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जो डायरेक्टली बेबी प्रोड्यूस करते हैं। आप देखिएगा मैंग्रोव प्लांट हैं ये। मैंग्रोव प्लांट में क्या होगा कि जहाँ फ्रूट लगा हुआ है प्लांट में, वहाँ उसके अंदर जो सीड होंगे, फ्रूट के अंदर जो सीड होंगे वो सीड अंदर ही जर्मिनेट कर जाएंगे और एक प्लांट पे लगा हुआ फ्रूट ही नए नए प्लांट्स बनाता रहेगा और वहाँ से वो फ्रूट है जब मार्शी दलदल में गिर जाएगा तो सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा और नया प्लांट बन जाएगा। तो ये था आज आपके लिए सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या फैक्टर रिक्वायर्ड हैं और क्या इसका ओवरव्यू है। ठीक है, तो आज आप इसको पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।